नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला और राजनीतिक तौर पर शायद सबसे अहम राज्य है। और यहाँ हाल के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी है, जिसके मायने पूरे देश के लिए हैं। सवाल ये है कि कोई राजनीतिक गठबंधन कम वोट पाकर भी ज्यादा सीटें कैसे जीत सकता है। यही तो है उत्तर प्रदेश में 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक गठबंधन को वोट कम मिले लेकिन सीटें ज्यादा मिली। ये हुआ कैसे? ये एक ऐसा नतीजा है जिसने बड़े बड़े जानकारों को भी चौंका दिया, और ये भारत के चुनावी सिस्टम के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। ये आंकड़े ही पूरी कहानी बता देते हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन को मिली 43 सीटें, जबकि सत्ताधारी एनडीए को मिली 36 सीटें। लेकिन मजे की बात यह है कि एनडीए ने कुल मिलाके थोड़े ज्यादा वोट हासिल किए। ये राजनीति में एफिशिएंसी का, मतलब कम में ज्यादा हासिल करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम इन मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे खेल के नियमों से, और अंत में राजनीतिक उत्तराधिकार के बड़े सवाल पर पहुंचेंगे। तो चलिए, इस नामुमकिन से दिखने वाले नतीजे को समझने के लिए हमें पहले भारत के चुनावी सिस्टम की बुनियादी बातों को समझना होगा। भारत में चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब सीधा सा है, जिस उम्मीदवार को एक सीट पर सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। बाकी सारे वोट एक तरह से बेकार हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि 5 मैच 1-0 से जीतना, एक मैच 10-0 से जीतने और बाकी 4 हारने से कहीं बेहतर है। मतलब ये नहीं कि आपको कुल कितने वोट मिले, जरूरी ये है कि आपने सही जगहों पर सीटें जीती या नहीं। आपके वोट कहाँ केंद्रित हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो विपक्ष की कामयाबी ज्यादा वोट पाने में नहीं थी, बल्कि अपने वोटों को ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करने में थी। 2019 और 2024 के बीच जमीन आसमान का फर्क था। 2024 के गठबंधन में बेहतर केमिस्ट्री थी, एक सामाजिक तालमेल था। इसी वजह से गठबंधन के साथियों के बीच वोट आसानी से और असरदार तरीके से ट्रांसफर हो पाए। और ये नंबर देखिए, 2.57x। ये साफ दिखाता है कि इस रणनीति में कितनी ताकत थी। 2024 में विपक्ष के हर वोट में 2019 के मुकाबले सीट जिताने की 2.5 गुना से भी ज्यादा ताकत थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2019 में एक सीट जीतने के लिए 22 लाख से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती थी। 2024 में ये आंकड़ा घटकर 9 लाख से भी कम हो गया, और ये तब हुआ जब उनका कुल वोट शेयर भी थोड़ा कम था। यही तो है कामयाब रणनीतिक गठबंधन की असली ताकत। लेकिन ये सिर्फ चुनावी गणित का खेल नहीं था, इसके पीछे एक मजबूत सामाजिक केमिस्ट्री भी थी। चलिए देखते हैं कि कौन से वोटर ग्रुप इस विजयी गठबंधन के पीछे खड़े थे। ये डेटा दिखाता है कि मुस्लिम और यादव समुदायों का समर्थन लगभग एक तरफा विपक्ष को मिला, जो बहुत जरूरी था। और इसके साथ ही गैर जाटव दलितों के वोटों में भी एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिला। ये सब मुमकिन हुआ पीडीएफ फॉर्मूले से, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस रणनीति ने उन समुदायों को एक साथ ला खड़ा किया जो पहले या तो बटे हुए थे या फिर दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे थे। अब बीजेपी के इतने मजबूत गढ़ में ये जो चुनावी उलटफेर हुआ है, वो सीधे सीधे राज्य के ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करता है। उनका ये बयान उनकी कट्टर और समझौता न करने वाली राजनीतिक शैली को दिखाता है, जो अब उनकी पहचान बन चुकी है। तो आखिर हैं कौन योगी आदित्यनाथ, जो इस राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में हैं? उनका करियर ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है, जिसमें धार्मिक सत्ता और राजनीतिक ताकत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके 2 अलग-अलग और कई बार एक दूसरे से बिल्कुल उलट चेहरों को देखना होगा। वो एक ही समय में एक आध्यात्मिक तपस्वी भी हैं और एक कट्टर राजनीतिक शासक भी। यही दोहरी पहचान उनकी अपील भी है और उनके ऊपर उठने वाले विवादों की वजह भी। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी झटके के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इसका असर योगी आदित्यनाथ के एक दिन नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की संभावनाओं पर पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब बीजेपी की 75 साल की अनौपचारिक रिटायरमेंट उम्र को पार कर चुके हैं। भले ही ये कोई आधिकारिक नियम ना हो, लेकिन इसी नियम का इस्तेमाल दूसरे बड़े नेताओं को रिटायर करने के लिए किया गया है, जिससे भविष्य को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। उनकी उम्मीदवारी को लेकर दोनों तरह की बातें हैं। एक तरफ वो पार्टी के कट्टर समर्थकों को एकजुट करते हैं, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि क्या वो एक बड़े और उदारवादी तबके को अपनी तरफ खींच पाएंगे।
तो सवाल यही है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए भविष्य में क्या ज्यादा मायने रखता है, अपने कोर बेस को और मजबूत करना या फिर अपनी अपील का दायरा और बड़ा करना। इसी सवाल का जवाब शायद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अगले नेतृत्व को तय करेगा।